1947 से पहले भारत को आजाद कराने के लिए देश के नेता अपने अपने तरीकों से कोशिश कर रहे थे। कोई अहिंसा से तो कोई हिंसा से, सबके सब देश से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के लिए अपनी आजाद हिंद फौज बना रहे थे। उन्हें जापान और जर्मनी से मदद तो मिल रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें सेना के लिए और पैसे चाहिए थे। इसीलिए वो अपने भाषणों में चंदा देने की बातें करते थे। मधुश्री मुखर्जी अपनी किताब चर्चिल सीक्रेट वॉर में लिखती हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाषणों से प्रभावित होकर औरतें अपने जेवर उतार कर दे देती थी। ऐसे ही हीराबेन बेतानी नाम की महिला ने अपने 13 गहने दान कर दिए थे। इसी मुहिम में जनवरी 1945 में नेताजी के जन्मदिन पर उन्हें सोने से तौला गया। इस ड्राइव में करीब 2 करोड़ रुपए और 80 किलो सोना इकट्ठा हुआ। लेकिन बात आगे बढ़ती उसके 8 महीने बाद ही अगस्त 1945 में नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ और उस वक्त ये खजाना उनके ही साथ था। अब नेताजी के इस हादसे को लेकर कई थ्योरी हैं, लेकिन सवाल है कि उस खजाने का क्या हुआ जो नेताजी अपने साथ लेकर गए थे। इस वीडियो में मैं आपको नेताजी के इसी खजाने की कहानी सुनाऊंगा, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दूसरे वर्ल्ड वॉर में जापान ने सरेंडर कर दिया। जापान वो देश था जो नेताजी की मदद कर रहा था आजाद हिंद फौज के गठन में। नेताजी बोस इस दिन सिंगापुर थे। सिंगापुर पहले जापान के पास था, अब ब्रिटिश आर्मी के पास जाने वाला था। आईएनए का ये फंड यहीं पर रखा हुआ था। नेताजी ने तय किया कि फंड को सिंगापुर से निकाला जाए। 16 अगस्त के दिन नेताजी ने सिंगापुर से देबनाथ दास, जो कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग आईआईएल के जनरल सेक्रेटरी थे, उनके थ्रू इस फंड को एक बक्से में भरकर बैंकॉक भिजवा दिया। उसी दोपहर नेताजी भी बैंकॉक पहुंच गए। यहाँ आईआईएल के हेडक्वार्टर पहुंचकर उन्होंने आईएनए और आईएलएल के वर्कर्स को सैलरी देने के लिए पैसे निकलवाए। इसके बाद इसी मीटिंग में तय हुआ कि इंडियन नेशनल आर्मी सरेंडर नहीं करेगी और इस फंड के सहारे लड़ाई लड़ी जाएगी। फिर इस पैसे का हिसाब लगाया गया। उन्होंने अपने खास कुंदन सिंह और आबिद हसन के साथ फंड का पूरा हिसाब लगाया। इसमें कितना पैसा था ये आज़ादी के बाद जाकर पता चला। आज़ादी के बाद जांच कमेटी के सामने कुंदन सिंह ने बताया कि खजाने को 4 हिस्सों में बांटकर बक्सों में रखा गया था। इन बक्सों का वजन 75 से 90 किलो के बीच था। इसमें सोने के जेवरों के साथ साथ और भी कई चीज़ें शामिल थी। इस बक्से को लेकर 17 अगस्त को नेताजी ने बैंकॉक से उड़ान भरी। उनके साथ 6 और लोग थे। एस.ए. अय्यर, देबनाथ दास, कर्नल हबीबुर रहमान, कैप्टन गुलजारा सिंह, कर्नल प्रीतम सिंह और मेजर आबिद हसन। 17 अगस्त सुबह 9 बजे नेताजी वियतनाम के शहर सायगांव पहुंचे। यहाँ पर अभी जापान का ही कब्जा हुआ करता था। इतिहासकार जॉयस चैपमन अपनी किताब द आईएनए एंड जापान में बताते हैं कि नेताजी यहाँ से मंचूरिया जाने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर पता चला कि उनका जहाज उड़ने लायक नहीं है। फिर एक दूसरे प्लेन में उनके लिए व्यवस्था कराई गई। नेताजी ने कर्नल हबीबुर रहमान को अपने साथ जाने के लिए चुना। वो चाहते थे कि एक और शख्स उनके साथ हो, लेकिन पायलट ने नेताजी को कहा कि या तो वो अपने साथ लाए बक्से ले जा सकते हैं या फिर एक और आदमी। नेताजी ने बक्से ले जाना चुना। आज भी इस बात पर डिबेट है कि नेताजी अपने साथ उन 4 में से कितने बक्से ले गए थे। यहाँ से प्लेन फार्मोसा यानी कि आज के ताइवान पहुंचा। प्लेन यहाँ पर रिफ्यूलिंग के लिए उतारा गया था। फार्मोसा में प्लेन टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। उस समय एयर स्ट्रिप पर मेजर के साकाई मौजूद थे। उन्होंने और कप्तान नाकामुरा ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जितना सोना बच सकता था उसे बचा लिया। बचे हुए सोने को के साकाई ने आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचा दिया। फिर यह सोना नेताजी की अस्थियों के साथ टोक्यो भेजा गया। 5 सितंबर 1945 के दिन इस खजाने को आईआईएल टोक्यो के अध्यक्ष एम राममूर्ति को दे दिया गया। अगले 6 साल तक ये टोक्यो में ही रहा। 1952 में इसे भारत लाकर राष्ट्रीय संग्रहालय में जमा करा दिया गया। भारत में जो सोना पहुंचा था उसका वजन था 11 किलो 300 ग्राम, लेकिन कुंदन सिंह ने कहा था यह सोना 70 किलो से 90 किलो के बीच था। तो बाकी सोना कहाँ गया? दरअसल दोस्तों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने सरेंडर किया तो जापान ने सारे डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए नेताजी कितना सोना अपने साथ ले गए थे ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल काम था। दावा किया जाता है कि उस सोने की कीमत 1 करोड़ रुपए तक थी, लेकिन भारत के पास बेहद कम सोना पहुंचा था। 1947 में संपर्क मिशन के रूप में कमेटी बनाई गई जो टोक्यो गई थी। इस कमेटी के एक सदस्य बेनेगल रामाराव ने तब विदेश मंत्रालय को एक खत लिखा जिसमें आईएनए के खजाने के साथ हेराफेरी की बात दर्ज थी। खत में एम राममूर्ति पर गबन के इल्जाम लगाए गए थे। इसके बाद मई 1951 में एक और मिशन जापान पहुंचा। इसे लीड कर रहे थे के चित्तूर।
चतुर ने अपनी जांच में राममूर्ति के अलावा एस.ए. अय्यर नाम के एक और आदमी को हेराफेरी में शामिल बताया। ये वो शख्स थे जिनका काम था टोक्यो के रेकाजी मंदिर में रखी नेताजी की अस्थियों की जांच करना और साथ ही सोना वापस लाना। इधर चतुर का मानना था कि अय्यर ने टोक्यो जाकर खजाने की बंदर बांट की थी। 1953 में विदेश मंत्रालय के अंदर सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे आर.डी. साठे ने भी इस मामले से जुड़ा एक सीक्रेट नोट सरकार के साथ शेयर किया। साठे ने भी अय्यर और राममूर्ति की एक्टिविटीज को शक के दायरे में खड़ा किया। साठे का यह कहना था कि खजाने का एक बड़ा हिस्सा सायगांव में ही है। इसी बीच एस.ए. अय्यर ने एक और बात बताई। उन्होंने बताया कि खजाने का कुछ हिस्सा उनके पास सायगांव में रखा हुआ है, लेकिन यह सोना कुल 300 ग्राम था, जिसे अय्यर ने सरकार के पास बाद में जमा करवा दिया। आखिर में साल 1956 में सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई, लेकिन इस कमेटी से भी खजाने को लेकर बात साफ नहीं हो पाई। वहीं 1971 में जस्टिस जी.डी. खोसला को जांच कमीशन का जिम्मा सौंपा गया। जापान में रहने वाले 2 भारतीय इस कमेटी के आगे पेश हुए। इन दोनों ने भी दावा किया कि खजाने की लूट खसोट हुई है। टोक्यो के एक पत्रकार के.वी. नारायण ने कमीशन के सामने दावा किया कि 1945 में अय्यर जापान आए थे और उन्होंने राममूर्ति को सोने से भरे 2 सूटकेस दिए। खोसला कमीशन ने माना कि खजाने में गबन किया गया है, लेकिन सबूत न मिलने के कारण यह मामला अधूरा ही रहा। अब इस मामले में जिन 2 लोगों पर शक गया था, उनके परिवार इन आरोपों से इनकार करते हैं। एस.ए. अय्यर के बेटे ब्रिगेडियर ए. त्यागराजन ने साल 2015 में इंडिया टुडे से बात करते हुए इन सब आरोपों को झूठा बताया था। ब्रिगेडियर त्यागराजन बताते हैं कि 1980 में जब उनके पिता की मौत हुई, तब उनके पास सिर्फ उनकी पेंशन थी और वो एक घर तक नहीं ले पाए थे, इसलिए उस खजाने की बात कहीं से भी सही नहीं हो सकती। वहीं राममूर्ति के परिवार ने भी इन आरोपों को आगे चलकर इनकार ही किया। माना जाता है कि आईएनए के खजाने में लगभग 60 किलो सोना गायब हुआ था। आज के टाइम पर इसकी कीमत 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती। इस तरह आज भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि खजाना कहां गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस खजाने की जिसे उन्हें दिया गया था देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने को। आपको क्या लगता है खजाना आज कहां हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।